प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। मुल्क भर में पीटीआई का एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कहते हैं मैंडेट को छीनने नहीं देंगे। धरनों और एहतजाजी मुजाहरों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? सदर जरदारी लाहौर में 3 दिन गुजारने के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों को दिल बर्दाश्ता न होने की तलकीन की। कहते हैं पार्टी को फिर जिंदा करेंगे। महंगाई भी बढ़ेगी और रोजगार भी ना मिलेगा। IMF की रिपोर्ट, क्या नून लीग इस रिपोर्ट को झूठा साबित कर पाएगी? सोशल मीडिया का सियासत में असर रहेगा शुतर बेमुहार या कोई डालेगा लगाम? इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आज तहरीक इंसाफ की कॉल पर पंजाब के बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए और अब अगले मरहले में 24 मई को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया जाएगा। खुदा का शुक्र है कि आज के मुजाहरे पुरअमन रहे। लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि किसी को तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। PTI कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। एहतजाज के दौरान मुजाहरीन ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि मुतनाज़ा नशिस्तों पर अंगूठों के निशानात के जरिए दोबारा गिनती कराई जाए। दूसरी जानिब कराची में MQM ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी भी किस्म की बयानबाजी से गुरेज की राह अपना ली है। बाद सियासी हलकों के नज़दीक MQM की क़यादत को इस बात का एहसास हो गया है कि बड़ा मामला तो तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान था और उन्होंने सिर्फ एक नशिस्त के तनाज़े पर सुनामी का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। एहतजाज हर शख्स का जमहूरी हक है और बसा औकात ये ज़रूरी भी होता है। ताहम बाज़ लोगों का ख्याल है कि इससे निज़ाम ज़िंदगी मफलूज नहीं होना चाहिए। आज की दुनिया में लोगों को तकलीफ दिए बगैर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराने के कई तरीके मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के धरनों और एहतजाजी मुजाहरों को आवाम किस नज़र से देखते हैं और आने वाले दिनों में इनकी क्या हिकमत अमली होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे PTI के रहनुमा जनाब वलीद इकबाल साहब। इसके अलावा हम रसूल बख्श रईस साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और झंग से हमारे नुमाइंदे लियाकत शाम भी हमारे साथ होंगे जो हमें बताएंगे कि वहाँ पर भी एक एहतजाज हो रहा है, उसकी क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब लियाकत शाम साहब। सर शाम साहब, ये तो आज पूरे मुल्क में धरना था तहरीक इंसाफ का, झंग में किसका एहतजाज हो रहा है? समी ये हल्का 89 है NA का और PP 78 है सूबाई असम्बली के लिए। इसमें नून लीग के उम्मीदवार शेख मोहम्मद अकरम और राशिदा यकूब थी PP 78 में, जिनका मुकाबला कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी। ये अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह है, मगर मुत्तहिदा दीनी महाज के टिकट से ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। तो 11 मई को जो इलेक्शन हुआ है, 12 मई की शाम इस वक्त क्या सूरत हाल है लियाकत? इस वक्त एहतजाज कहाँ पे हो रहा है और उससे क्या किसी को तकलीफ हो रही है? तौर पर सील कर दिया गया है। जिला कचहरी के बाहर ये मुत्तहिदा दीनी महाज के जो रहनुमा है अपने कारकुनों के साथ मुबैना धांधली के खिलाफ धरना दिए बैठे हैं। इससे सारा कचहरी का निजाम, पुलिस ऑफिस, DCO ऑफिस। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाम, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रसूल बख्श रईस भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। वालेकुम सलाम। रसूल बख्श रईस साहब, हम बात कर रहे हैं धरनों की, एहतजाज की। आज PTI की जानिब से पूरे मुल्क के बड़े शहरों में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। कुछ बताइएगा कि ये जो एहतजाज है लोगों की इससे तवक्कुआत हैं, क्या आप समझते हैं कि क्या होगा? देखिए, एहतजाज एक जमहूरी हक है। एहतजाज उस वक्त किया जाता है जब हकूक सबक कर लिए जाए, नाइंसाफी हो, बदनुमानी हो। एहतजाज करने के बगैर जमहूरियत आगे नहीं चल सकती। जब तक एहतजाज नहीं होगा मुल्क में इंसाफ और अमन कायम नहीं हो सकता। मेरा ख्याल ये है कि कराची में कुछ हलकों में तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है और उनका मैंडेट छीनने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से अगर वो ये कह रहे हैं, उनका जो मुतालबा आपने दोहराया, और वो ये है कि अगर कुछ हलकों में बदनुमानी हुई है, लोगों ने गलत वोट डाले हैं, तो उनकी शिनाख्त आसानी से हो सकती है क्योंकि अंगूठा वहाँ पे लगा हुआ है और अंगूठा पहचाना जा सकता है कि क्या उसी आदमी का है कि जिसने वोट डाला है या किसी और का है। तो उस तरह से अगर उनको कोई दूसरी पार्टियों को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर उनको शिकायत है
तो ये शिकायत सुनी जानी चाहिए और जायज़ शिकायत है। रईस साहब, बिल्कुल आज का एहतजाज बड़ा पुरअमन था, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि सड़कें बहुत, लाहौर में हमने देखा प्रेस क्लब के इर्द गिर्द सड़कें ब्लॉक थी, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एहतजाज रिकॉर्ड कराने के और भी कई तरीके अब इस दुनिया में, ये जो धरनों की और इस तरह की जो सियासत थी, ये तो 60s 70s में हुई या उन ममालिक में हुई, जैसे हमने तहरीर स्क्वायर में देखा जहाँ पे एक आमरीत मुसल्लत की गई थी। तो पाकिस्तान में अब ये जो मामला है इस तरह के एहतजाज का, जिससे लोगों की जिंदगियां, उनके मामूल मुतासर हों, आप समझते हैं ये सही रास्ता है? देखिए, ये हर एक मुल्क का अपना एक कल्चर होता है बात मनवाने का। जब हम एहतजाज करते हैं तो अमेरिका में एहतजाज करने के तरीके और हैं, बरतानिया में और हैं, जर्मनी और फ्रांस में और हैं, जापान में और हैं। जो तारीखी रिवायात किसी मुल्क की चली आती है उसके मुताबिक एहतजाज की सियासत भी तरतीब पाती है। पाकिस्तान में जब तक कि आप सड़कों पर कब्जा ना करें, वहाँ जब तक बैठे ना, और जब तक कि मुअत्तल ना हो, लोगों को तकलीफ ना पहुँचे, अवाम अपनी बात हुकूमत तक पहुँचा नहीं सकते। ये एक हमारी रिवायत है जो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मौजूदा दौर में जब ट्रैफिक और इतना बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा हो चुकी है और लोग बेताबी से इंतज़ार करते हैं कि कब ये यहाँ पे ट्रैफिक खुलेगी और वो अपने घरों को पहुँचेंगे, तो ये एक अज़ियतनाक किस्म की सूरत हाल पैदा होती है आम लोगों के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एहतजाज का जहाँ हक है, वहाँ पे जो दूसरे लोग जो एहतजाज में शामिल नहीं हैं, उनके हकूक़ भी सामने रखने चाहिए, उनके हकूक़ का सलब नहीं होने चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो एहतजाज अपनी जगह पे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये चीज़ जायज़ है कि लोगों के ट्रैफिक में आने जाने में, रास्तों में कोई खलल ज़्यादा देर तक पड़े ताकि ज़िंदगी मफलूज हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रईस साहब, ये जो तहरीक इंसाफ का जो धरना है, ये हम बुनियादी तौर पर अगर देखें तो जो पहले मामला था वो 4 नशिस्तों पर रिकाउंटिंग था, फिर उसमें 25 नशिस्तों की बात हुई और फिर बढ़ते बढ़ते अब ये पूरे पाकिस्तान की नशिस्तों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं। 1977 में भी हमने ये देखा कि जब अपोजिशन का मामला था तो वो शुरू में 21 नशिस्तों पर वो रीपोलिंग की डिमांड कर रहे थे, लेकिन फिर मामला इतना बड़ा कि एक आमरीत मुसल्लत कर दी गई। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ भी कुछ उन्हीं लाइंस पर चल रही है? मेरा ख्याल है कि देखिए, कराची में जो हुआ वो तो आपके सामने हुआ, और पंजाब में भी मैं समझता हूँ कि खुसूसन लाहौर के हवाले से भी कुछ बात है। तो ये तो आसान है कि जो मरकज़ी हुकूमत है उसने कुछ फंड्स भी रिलीज़ किए हैं आज नादरा के लिए, और नादरा के लोग ये कह रहे हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और वो उसको इस्तेमाल करके ये वो मालूम कर सकते हैं कि क्या ये वोटर का अंगूठा है या किसी और का है। तो धांधली अगर कहीं पे हुई है तो उन हलकों पे और उन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात कराए जा सकते हैं। 50 की हुई है, 100 की हुई है, 1000 की हुई है, 50,000 की हुई है। बात एक ही है कि अगर वोटों की चोरी की गई है तो ये जाली मैंडेट है, और अगर जाली मैंडेट के साथ और धौंस और धांधली के साथ लोग अगर कौमी असम्बली में पहुंचेंगे और हमारे नुमाइंदे बन जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी रिवायत के खिलाफ है। अच्छा, रसूल बख्श रईस साहब, ये फरमाइएगा कि हमने ये देखा कि नवाज शरीफ जो अब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके पास अक्सरियत है, वो रीच आउट कर रहे हैं तमाम दूसरी सियासी जमातों की जानिब उनको अपने साथ मिलाने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ जो अपना एहतजाजी कैंप या एहतजाज करने जा रही है, उसमें उन्होंने किसी दूसरी सियासी जमात से रब्ता नहीं किया। हालांकि दूसरी और भी बहुत सारी जमातें हैं जिनको इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। कुछ आप कमेंट करेंगे कि ये जो मुस्तकबिल की सियासत हमें तहरीक इंसाफ की नज़र आ रही है वो किस तरफ जाएगी? मेरा ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ है ये पाकिस्तान की अददी लिहाज से तो तीसरी सियासी जमात लगती है, लेकिन अगर आप ये वो अदद मैं शामिल कर रहा हूँ जो कौमी असम्बली के हैं। अगर आप पॉपुलर वोट परसेंटेज को देखें तो इस वक्त जो मेरा अंदाज़ा है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे है, लेकिन अददी लिहाज से कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है और तारीखी लिहाज से उसकी जड़ें भी पाकिस्तान में मजबूत है। लेकिन तहरीक इंसाफ एक
नई तहरीक है, नौजवानों की है, बूढ़ों की है, औरतों की है, मर्दों की है, सब की है। और उसका मकसद यह है कि पाकिस्तान को एक शफाफ और एक ऐसी हुकूमत जो अवाम के मसाइल को हल करे। अच्छा रसूल बख्श साहब, मैं आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया, बहुत सारी वो तब्दीली लाए भी, पार्टी में इलेक्शन हुए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये भी एक कल्चर था पाकिस्तान का कि हारने वाला कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करता। यहाँ पर आकर इमरान खान साहब वो जो एक तब्दीली की बात करते थे शायद वो नहीं ला सके और दूसरी जमातों की तरह वो भी ये वावेला कर रहे हैं कि धांधली हुई और उसी तरह एहतजाज की राह अपनाई है। देखिए मेरा भाई, बात सुने, जहाँ तक तब्दीली का ताल्लुक है, तब्दीली तो आ चुकी है कि किसी नई सियासी जमात का इस तरीके से पाकिस्तान की सियासत में अपना वजूद मना लेना एक बड़ी तब्दीली है। और इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये एक लटकती हुई तलवार है। ये मुस्लिम लीग और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत पर अगर ये सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देंगे, अवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे, तो अवाम ने ये साबित कर दिया है कि वो मुतबादिल क़यादत और सियासी जमातों को वजूद में लाएंगे और उनकी हिमायत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, जो कह रहे थे कि इमरान खान की सूरत में एक लटकती हुई तलवार होगी हुकूमत पर और अगर हुकूमत ने काम दुरुस्त ना किए तो फिर उनका बड़ा सख्त एहतसाब होगा। यहाँ पर नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। सदर जरदारी लाहौर में 3 दिन गुजारने के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों को दिल बर्दाश्ता ना होने की तलकीन की। कहते हैं पार्टी को फिर जिंदा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी वर्करों को कहा है कि वो शिकस्त से दिल बर्दाश्ता ना हो, गलतियों का अजाला करेंगे, नाराज कारकुनों को मनाएंगे। ये दुरुस्त है कि हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम इलेक्शन हारे नहीं, हमें हराया गया है। लाहौर में 3 दिन क्याम के दौरान सदर ने पार्टी लीडरों से मुलाकात की। शिकस्त के असबाब जानने के लिए चौधरी एतजाज एहसन की सरबराही में कमेटी कायम की। सदर ने यह बात भी खुलकर कही कि सदारती मुद्दत पूरी होने के बाद वो भरपूर सियासत का इरादा रखते हैं और पंजाब में पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी तरह फ़ाल होंगे। बिलावल हाउस रायवेंट से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में मुलाकात नहीं हुई। टेलीफोन पर गुफ्तगू ज़रूर हुई, वो भी नवाज शरीफ के गिले के बाद। सदर जरदारी पंजाब में पार्टी को जिंदा करने के लिए बड़े पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इख्तलाफात और मायूसी का शिकार पार्टी वर्कर्स को फिर से इकट्ठा कर सकेंगे? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा तनवीर अशरफ कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सदर साहब ने ये कहा कि पार्टी को जिंदा करेंगे और वर्कर से ये कहा कि दिल बर्दाश्ता ना हो। इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब में पार्टी की, कितना बड़ा और कितना कठिन टास्क है ये? ऐसे हालात पहले भी आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ऐसे मुश्किल हालात 97 में अगर आप देखें या ज़ियाउल हक का जब दौर आया था उसके बाद भी ऐसे हालात आए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने कैंडिडेट्स जिस भरपूर तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमें तो नहीं थी। 99% लोग, सारे कैंडिडेट्स जिनको बुलाया गया था, सारे मौजूद थे। जब अच्छे हालात थे पार्टी में, जब इक़्तिदार में थी, अगर हम बुलाते थे 70% हाज़िरी होती थी, 80% होती थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपोजिशन की जमात रही है और बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने अपोजिशन में की। सदर पाकिस्तान ने, जनाब सरदारी साहब ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। पार्टी को हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे और ज़रूरत के साथ इंशाल्लाह हमने जो भी हालात होंगे उनको मुकाबला करेंगे। जो हुकूमत हमने की उसमें नामसाद किस्म के जो हालात थे उसमें आप समझते हैं कि किस तरह क्या परफॉर्म करना वो आसान था। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पार्टी को शिकस्त इसलिए हुई कि आपकी जो मजबूत उम्मीदवार तलाश करने की जो हिकमत अमली थी उसने काम नहीं किया, क्योंकि वर्कर्स को नाराज़ किया गया और फिर वो जो काम तवक्को किए जा रहे थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, जिसमें मसलन लोड शेडिंग का खात्मा, गुर्बत का खात्मा, वो उन्होंने उस हवाले से कुछ भी डिलीवर नहीं किया। तो फिर इन 5 सालों में जब आपके पास हुकूमत भी नहीं है, क्या आपकी हिकमत अमली, किस तरह से आप नाराज़ वर्कर्स को और पार्टी के उन लोगों को यकीन दिलाएंगे कि अब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की क्लास है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो जो वर्कर्स हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PTI के वर्कर्स से मुख्तलिफ है, उनकी क्लास डिफरेंट है, उनकी सोच डिफरेंट है। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर मुत्तहद हुआ है जब भी उसके ऊपर मुश्किल आई है।
इंशाल्लाह आप देखेंगे अब भी वो मुतहिद है, हमारे जज्बे बुलंद हैं सबके। और सदर पाकिस्तान की क़यादत में हम इंशाल्लाह ताला मुतहिद होकर एक भरपूर अपोजिशन करेंगे। और ये जो हालात अभी हैं, जो भी हालात अभी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पास ऐसे हालात नहीं थे पिछले 5 साल, जो हालात इस दफ़ा पैदा किए गए हैं या मियां नवाज शरीफ साहब को दिए गए हैं कि उनको जो मैंडेट मिला है या उनको दिया गया है, एक ये आपने बात की मैंडेट दिया गया, मैं यहाँ से ये जो सदर साहब ने भी ये बात कही कि इलेक्शन हारे नहीं हराए गए हैं। पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के तंजीमी अहदेदार हैं वो इस बात को समझते हैं कि इलेक्शन हराया गया या हमारी पार्टी की परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसकी वजह से लोगों ने वोट नहीं डाले? नहीं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो अगर पार्टी की परफॉर्मेंस देखें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखें, वो अलग है। सदर पाकिस्तान ने यह कहा भी, उन्होंने कहा कि जी बाज़ जगहों पे हमें कामयाबियाँ नहीं हुई, हमारी कमज़ोरियाँ भी थी, हमने वर्कर्स को उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी। ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो साजिशें हमारे 5 साल हमारे सामने रही हैं, जो हमें गवर्न करने नहीं दिया गया, हमें डिलीवर करने नहीं दिया गया, बिजली के मामला थे। अगर आप देखें जब रेंटल पावर का जब इशू था तो 1 साल के बाद ही उसको थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए सो मोटो ले लिया गया और 1 साल के लिए वो सारे का सारा प्रोसेस रुक गया। नहीं, लेकिन रेंटल पावर का तो तनवीर साहब बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि उसमें पैसा बहुत हुकूमत ने पे किया, बिजली कुछ नहीं मिली, बड़ा इसमें कमीशन इन्वॉल्व था और बड़ी करप्शन की दास्तानें थी। उस पर इशू था क्या? रेंटल पावर का इशू ये था, जो रेंटल पावर का जितनी पॉलिसी थी वो आई थी हमारी गवर्नमेंट से पहले, उसमें 7% डाउन पेमेंट दी जाती थी कोई भी रेंटल पावर स्टेशन अगर लगाना चाहता है। नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने सर ये किया कि उसको 14% किया, मैं आपसे फैसिलिटेट किया ताकि वो पास लग जाए, पावर प्लांट्स लग जाए। दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अब नाराज वर्कर्स को साथ मिलाने के लिए, पार्टी को जिंदा करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये क्या उनके साथ रब्ते शुरू करेंगे, डिविजनल लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर तंजीम साजी दोबारा करेंगे, यूथ का हम ऑर्गेनाइज करेंगे। सदर पाकिस्तान ने कहा, एक और उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी कि मेरे 3 बच्चे जो हैं वो भी सियासत में इंशाल्लाह 1 साल के बाद आएंगे और पहले मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा और फिर मैं आपके बच्चों को तोहफ़ा करूँगा वो भी साथ आएँ। और हमारी यूथ जो है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। और हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारी आइंदा लीडरशिप है, जनाब बिलावल भुट्टो साहब जैसे कोई भी लीडर मैं समझता नहीं है, हमारी सबसे बड़ी पार्टी और सबसे यंगेस्ट लीडर इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन। बहुत शुक्रिया तनवीर अशरफ कारा साहब, जो कह रहे थे कि बिल्कुल पार्टी को जिंदा किया जाएगा और इसके लिए नौजवानों से रब्ता किया जाएगा, नाराज पार्टी वर्कर्स को साथ मिलाया जाएगा और पीपल्स पार्टी को फिर दोबारा एक सियासी कुव्वत बनाया जाएगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। महंगाई भी बढ़ेगी और रोजगार भी ना मिलेगा। IMF की रिपोर्ट, क्या नून लीग इस रिपोर्ट को झूठा साबित कर पाएगी? एक तरफ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स में तेजी देखने में आ रही है तो दूसरी तरफ IMF ने अपनी माशी जायजा रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान में अगले साल बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इस साल कमी हुई है और दरामदाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कर्जों की अदायगी की वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए हैं। नवाज शरीफ की टीम इस वक्त मुआशी मनसूबाबंदी और बजट तैयारी में मसरूफ है। इसहाक डार का कहना है कि आवाम पर नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। सवाल ये है फिर बजट में खसारे को कैसे पूरा किया जाएगा? एक तरफ IMF का दबाव है और दूसरी तरफ महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम। IMF चाहता है कि मुख्तलिफ शोबों में दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म की जाए और टैक्स नेटवर्क बढ़ाया जाए। मुआशी इंडिकेटर्स इस बात का इशारा तो कर रहे हैं कि मईशत में बेहतरी की उम्मीद है। आवाम को बिजली तो नहीं मिल रही, लेकिन नेपरा हुकाम के मुताबिक बिजली सार्फिन को 3 रुपये 2 पैसे फी यूनिट की सब्सिडी ज़रूर मिल रही है। इस वक्त डीजल और फर्नेस ऑयल की कीमतों में इजाफे से बिजली पैदा करने की कीमत 16 रुपये फी यूनिट तक पहुंच गई है। और अब अगर IMF के दबाव पर इस सब्सिडी को खत्म किया गया तो क्या होगा आवाम का? कौन देगा 16 रुपये फी यूनिट? दूसरी तरफ कुदरती गैस का बहरान है। अब यह खबर आई है कि हुकूमत ने 1000 सीसी गाड़ियों पर CNG डलवाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क अनीसुद्दीन शेख और कराची में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। जी समी साहब। अनीस साहब, बड़ी मुतजाद खबरें आ रही हैं। अगर हम देखें स्टॉक मार्केट को तो वो ऊपर जा रही है। IMF ये कह रहा है कि यहाँ पर जो शरह नमू है आपकी वो सिर्फ 3.7% बढ़ेगी। 20 लाख अफराद हर साल नौकरी की तलाश में हैं।
क्या होगा? ये जो इंडिकेटर्स हैं ये तो कुछ और कहानी बता रहे हैं, दावे सियासतदानों की अपनी जगह। पहले स्टॉक मार्केट की मेरे ख्याल है बात कर लेते हैं। हमने देखा कि 13 मई के बाद से जब ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, उसके बाद से तकरीबन अब तक तकरीबन 1000 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में ऐड हो चुके हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है समीर साहब, वो ये देखें कि जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उन्होंने तकरीबन $7 करोड़ से ज़्यादा की सरमायाकारी की है उस वक्त से 13 मई से अब तक। लेकिन जो मकामी सरमायाकार हैं वो तकरीबन $2 करोड़ निकाल चुके हैं, और जो मकामी बैंक और जो मालियाती इदारे हैं वो $4 करोड़ निकाल चुके हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि वो शायद मौके का फ़ायदा उठाते हुए सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन असल जो एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है वो मुबैना तौर पे गैर मुल्की सरमायाकार देख रहा है। और अगर आप वैल्यूशंस के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त भी रीजनल स्टॉक मार्केट से खासे बड़े इस वक्त डिस्काउंट पर मौजूद है। तो कुछ वैल्यूशंस के हवाले से जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें तो शायद मार्केट ठीक चल रही है। जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है आगे चल के एक करेक्शन ले सकती है, क्योंकि बहुत खतरनाक हद तक और बड़ी तेजी से मार्केट बढ़ रही है। जी, 22,000 की आवाजें तो आ रही हैं। जी अनीस, मैं यहाँ पर डॉक्टर शाहिद हसन साहब को भी गुफ्तगू में शरीक करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो सारा इस वक्त मामला है जिसमें ये बड़ी जो IMF की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो सब्सिडी खत्म करनी होगी, और ये जो बिजली की कीमत है ये 16 रुपए फी यूनिट तक जा चुकी है। किस तरह अवाम पाकिस्तान के ये कीमत अदा करेंगे? समीर साहब, मैं पहले आपसे ये अर्ज कर दूं कि IMF की रिपोर्ट आ जाए या वर्ल्ड बैंक की, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ 2 बातें जानता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि जो नवाज शरीफ साहब को मईशत तबाहाल मिलेगी, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। नंबर 1 ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो हमें वसाइल दिए हैं, अगर आज भी हम उनका दयानतदाराना इस्तेमाल करें तो 1 साल के अंदर मईशत में बेहतरी नज़र आ सकती है। नंबर 2, अगर 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो एजेंडा दिया था, इंतखाबी मंशूर दिया था, मैंने उसका बहुत गहरा मुताला किया है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर उस पर उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए, ये शर्त है, तो IMF से कर्जा लिए बगैर पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से तरक्की कर सकती है, अवाम की हालत बेहतर बनाई जा सकती है, महंगाई में कमी की जा सकती है, और रोज़गार के ज़्यादा मौक़े पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल यहाँ पे आपसे करना चाहूँगा। हमें तो तकरीबन $5 बिलियन वापस करना है IMF का, और इस साल में $2 बिलियन हमने देने हैं। तो ये सारा पैसा कहाँ से आएगा, और फिर उसके साथ पाकिस्तान के अंदर जो बजट का डेफिसिट है ये कहाँ से जनरेट करेगी गवर्नमेंट IMF के पास गए बगैर? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमने उस नवाज शरीफ साहब का एजेंडा तो आप देखिए, इंतखाबी मंशूर, उसमें पहली एक क्लॉज ये लिखी है उन्होंने कि हमारे पास जो डेटाबेस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसको इस्तेमाल करके हम टैक्स और GDP का रेशो बढ़ाएंगे। तो आपको याद है कि 39 लाख आदमियों की फहरिस्त थी, और उसके असासे जिनके पास हैं मुल्क के अंदर, उन्होंने वो असासे बनाए हैं टैक्स की चोरी के बगैर। तो अगर जो असासों की डिटेल्स हुकूमत के पास हैं, महकमों के पास हैं, मैंने उस पर पूरी रिसर्च की है, और मैं रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूँ कि अगर इस जो एजेंडा है इसके ऊपर अमल किया जाए, उनको कंप्यूटर में डाल दिया जाए और उसको कंपेयर किया जाए, तो 3 या 4 महीने के अंदर जो भी टैक्स की वसूली हो, उसके अलावा 2000 अरब रुपया एडिशनल इजाफी आमदनी होगी। 2000 अरब रुपए रिकॉर्ड पर है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 500 अरब रुपए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये अनीस, आप इजाजत दें तो पूरा कर जी प्लीज। जी, 500 अरब रुपए आप इसमें से जो है वो सर्कुलर डेट खत्म कर दें, जिसके लिए नवाज शरीफ साहब ने बात की है। और दूसरा ये था कि जो सब्सिडी IMF खत्म करने की बात कर रहा है, वो आप यहाँ से पूरी करें ना। आप मतलब ये कि अगर आप ये कर देते हैं तो GST को 16% से आप जो है ले आएंगे 6% के ऊपर, तमाम पेट्रोलियम लेवी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि एक जो कंसील्ड इनकम से बनाए हुए एसेट्स हैं, जिनकी डिटेल्स मुल्क में हैं, उनसे आप टैक्स वसूल जी बिल्कुल। दूसरा एजेंडा जो नवाज, दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, मैं अनीस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी डॉक्टर साहब ने बात की टैक्स रिफॉर्म की, कि जिसमें वो लोग टैक्स नेट में शामिल किए जाएंगे। ये बताइए कि ये रिफॉर्म करने के लिए तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, आइन में तरमीम चाहिए, नए टैक्स लगाने के लिए, लोगों को शामिल करने के लिए। तो आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये जो पार्लियामेंट है, पहले भी आपने देखा, अब भी कमोबेश वही चेहरे हैं, इनमें इतनी विल है कि ये अपने ऊपर टैक्स लगाएंगे? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी मेरे असातिज़ा की तरह हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी इनसे इख्तिलाफ करने की जसारत करूँगा। और मेरा ये ख्याल है, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, कि अगर वो डेटाबेस पूरा इस्तेमाल कर भी लिया जाए
तो एक तो ये कि प्रोसेस खासा लंबा होगा, उसके बाद आप लोगों को नोटिस देंगे, वो नोटिसों के जवाब देंगे। आपको पता है हमारे यहाँ प्रोसेस कितने लंबे होते हैं। अगर इस प्रोसेस को जाफिशानी से भी किया जाए समी साहब, तो मेरे ख्याल है ये 1 से 1.5 साल आराम से आपको लग जाएगा। फिर वो टैक्स रिटर्न जमा होंगे, वो बड़ा कुछ होगा, बाप मरेंगे बैल बटेंगे जैसा कि हम कहते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको जो इमीडिएट ज़रूरत है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मैं भी तमाम पाकिस्तानियों की तरह नहीं चाहता कि आप IMF की तरफ जाएं, लेकिन जब आप आदादो शुमार की तरफ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पास कोई चारा ही नहीं। जैसा कि भी आपने कहा कि 2 अरब से ज़्यादा आपको वापस करने, आपके रिजर्व जो है 6 से 7 अरब के बीच में इस वक्त नज़र आते हैं आपको। उसमें से भी 4 अरब जो है लगता ऐसा ही है कि वो IMF का ही है, आपका तो 2 अरब के करीब है। आपका जो इम्पोर्ट बिल है 1 महीने का वो 3 अरब है, यानी कि प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो जो आपके रिजर्व्स हैं वो 1 महीने से भी कम हैं। तो इन हालात के अंदर बिल्कुल आप IMF की तरफ दुरुस्त फरमा रहे हैं आप अनीस और डॉक्टर शाहिद साहब। मुझे यहाँ से आपसे इजाज़त लेना होगी क्योंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का, और नाजरीन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। सोशल मीडिया का सियासत में असर रहेगा शुतर बेमुहार या कोई डालेगा लगाम? सोशल मीडिया जहां दोस्तों से राब्ते का जरिया है, वहीं इससे हुकूमतों का तख्ता उलटने का काम भी लिया जा रहा है। यही वजह है कि आज के जदीद दौर में दुनिया के कई ममालिक में फेसबुक, ट्विटर और इंटरनेट के आज़ादाना इस्तेमाल पर बहस जारी है। वतन अजीज़ में भी हालिया इंतखाबात में सोशल मीडिया ने भरपूर किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ, MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत कोई भी पीछे नहीं था। सोशल मीडिया शुतर बेमहार बन चुका है, कोई रोक टोक नहीं। आप फेसबुक या ट्विटर पर किसी भी नाम से ID बनाकर उसकी पगड़ी उछाल सकते हैं। किसी की भी तस्वीर को अपनी मर्जी के मुताबिक एडिट करके अपलोड कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कुछ तजिया निगारों का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान कशीदगी बढ़ाने में सोशल मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया। MQM के रहनुमा कह चुके हैं कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसने टेम्परेचर को बढ़ाया। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से दुनिया न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन रऊफ क्लासरा, और कराची से हमें तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले सवाल करूंगा नाज साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये एक बड़ी बहस है इस वक्त पाकिस्तान में कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं जो गालबन काबिल एतराज़ हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कवानीन नहीं हैं जिसकी वजह से उनकी रोकथाम की जाए, और इसी वजह से जो सियासी जमातों के दरमियान टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसको आम अवाम नास के लिए एक ऐसा टूल है ये जिसको यूज़ करके लोग अपनी राय का इज़हार ख्याल करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी क्या इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस करते हैं कि उनकी क्या सोच है। लेकिन देखिए, हर चीज़ के यूजेस और अब्यूजेस हमारे पास ज़रूर होते हैं। हमें चाहिए कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू से डे 1 से हमने सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा फॉर्मुलेट किया हुआ है, और उसके तहत हमने लोगों को कहा है कि अगर आपको कोई PTI के प्लेटफॉर्म से अब्यूज करे या कोई गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करे, गैर अखलाकी किस्म की, तो हमारे PTI के वेबसाइट में कंप्लेंट आप दर्ज कर लीजिए, और अगर जो शख्स आपको अब्यूज कर रहा है वो PTI का रिप्रेजेंटेटिव या कारकुन है तो उस पर PTI एक्शन लेगी। लेकिन अगर अवाम में से कोई सपोर्टर निकल कर किसी को कुछ अब्यूज कर देता है या गैर अखलाकी कोई जुमले, तो उसको तो रोकथाम के लिए कोई ऐसा अभी सोशल मीडिया का कोड ऑफ कंडक्ट तो पूरी दुनिया में नहीं अब तक इजाद हुआ जिसके तहत आप लोगों को ब्लॉक कर सकें। ये जरूर हो सकता है कि अगर कोई अब्यूज देखे, हमें भी बातें सुनने को मिलती हैं। मैं खुद ट्विटर पे मुझे कई बाज़ औक़ात दूसरी जमातों के लोग अपनी जो है गुस्से का इज़हार कर देते हैं। नाज साहब, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, हमारे साथ ही रहिए। मैं यहाँ पर हमारे एडिटर इन्वेस्टिगेशन है रऊफ क्लासरा साहब, ये एक बड़ी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया पर ऐसी बातें आ जाती हैं जो मेन मीडिया पर नहीं आती, बड़े बड़े स्कैंडल भी एक्सपोज होते हैं। तो ये इसमें क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि उसकी आज़ादी भी बरकरार रहे और किसी की पगड़ी भी ना उछले? ये बड़ा मेरा ख्याल अहम एक डिबेट है जो पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ है कि जारी हो गई है और ये होनी चाहिए, बड़ी टाइमली है। एक चीज़ में नाज बलोच साहिबा को थोड़ी सी करेक्शन करता चाहूँगा। उनका कहना है कि दुनिया भर में ऐसे टूल्स नहीं हैं कि ये उनके लिए फ्री फॉर ऑल है। आप गूगल पे जाएँ, सर्च करें, या ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी पे
बाकायदा कोर्ट ने जुर्माना किया था। उन्होंने कोई गलत ट्वीट किया, किसी के खिलाफ किया, वो कोर्ट में चले गए और जाकर बाकायदा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, जिसमें उनको अच्छी खासे उनको पाउंड्स उनको देने पड़ गए। दुनिया भर में जो सिविलाइज्ड कंट्री वहाँ पे ये बेमहार नहीं है, उनकी बहुत ये टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है। आपने जो असल पॉइंट उठाया मेरा ख्याल है वो बड़ा वैलिड है कि पाकिस्तान की जो आपकी एजेंसीज़ हैं या आपके इदारे हैं जिनका काम है साइबर क्राइम को रोकना, इनको फॉलो करना, मॉनिटर करना, इम्प्रूव करना, वो पाकिस्तान में आपको पता है पहले ही नाक़िस है। अगर एक वज़ीर आज़म के बेटे को मुल्तान से अगवा किया जाता है और वो जाकर कोड़ा खटक में भी वहाँ से बरामद नहीं हो सकता, इससे देख लें कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कितनी यहाँ बुरी हालत हो चुकी है। ये जो लॉज आप बात कह रहे हैं ये तो बड़े इंतहाई, इसके लिए सोफिस्टिकेशन चाहिए, आपको मॉडर्न गैजेट्स चाहिए, आपको इंटेलिजेंट लोग चाहिए जो बैठ के इनको मॉनिटर करें। एक चीज़, दूसरी ये कि FIA के पास एक साइबर क्राइम विंग मौजूद है। अगर उसी को ही आप एक्टिवेट कर देंगे, अगर मैं गलत ट्वीट कर रहा हूँ, मैं किसी को हैरेस कर रहा हूँ, अब्यूज़ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप ट्रेस की जाती है, IP एड्रेस तक हो सकते हैं। और मेरी 2-3 कोई दोस्तों से बात हुई है जो IT एक्सपर्ट है, वो कहते हैं इवन हम कंप्यूटर को ट्रेस कर सकते हैं, किस कंप्यूटर से ये चीज़ें वहाँ से जा रही हैं। इसलिए इनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जो सोशल मीडिया पे एक नई यूथ है, ये जो मैं समझता हूँ ये वो यूथ है जिसको इमरान खान ने ज़्यादा उनको मुतासिर किया है। अब ये लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, इवन जर्नलिज्म क्या चीज़ है। नाज साहब अगर कमेंट करते हैं तो उनका रिएक्शन उनका आता है। रऊफ, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, मुझे नाज साहबा से एक सवाल करना है कि ये MQM ने भी कहा और बहुत सारी दूसरी सियासी जमातें और कुछ पंडित्स का भी, पॉलिटिकल पंडित्स का भी ये ख्याल है कि जो मौजूदा टेम्परेचर बड़ा खास तौर पर MQM और तहरीक इंसाफ के दरमियान, इसमें ये जो सोशल मीडिया का बड़ा एक किरदार है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्वीट्स भी आए, इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड हुई, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं समझती हूँ, मैं पहले तो रऊफ क्लास्टर की एक बात से एग्री करती हूँ कि यकीनी तौर पे मौजूद माशरे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और वेस्ट ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपनाई हैं जिससे हमें सबक मिलता है सीखने को। हमें लर्निंग के लिए एक बहुत बड़ा एक वी गेट टू लर्न। लेकिन मकसद ये कि हमारे इंसाफ है कहाँ? आप मुझे बताइए, लोग कत्ल करके भाग जाते हैं, नामालूम अफराद ने मार दिया, तो यहाँ पे तो इंसाफ इंसान की जान और माल का नहीं है। छोड़ दें कि वहाँ पे जो है स्टेटमेंट जारी करने पे इंसाफ मिल जाए। काश के ऐसा हो, हम चाहते हैं काश ऐसा इंसाफ हमारे मुल्क में हो, ऐसी जो है लाए अमल क्रिएट किए जाए। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताती चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिस तरह कहा जा रहा है, देखिए ये यूथ की पार्टी बिल्कुल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लोगों ने ये भी कहा कि हम सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी हैं। देखिए, जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं वो घरों से बाहर भी निकले, उन्होंने वोट भी दिया, वो इस सिस्टम से तंग आए हुए थे, वो घरों से बाहर निकले, उन्होंने वोट भी PTI को दिया। तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब वोट हमारा कास्ट हुआ है। लेकिन देखिए, इस वक्त जो आप कशमकश की बात कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान जो कशमकश है, वो इस बात पे उसका सोशल मीडिया से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना मैं समझती हूँ नहीं है। वो दूसरी बातों पे हमारी जो इस वक्त जो बहस चल रही है, ये जो बात चल रही है, वो तो इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कराची की चल रही थी, जिसके अंदर हमें बहुत से दुरुस्त है। नाज बलोच साहब, मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा रऊफ क्लास्टरा साहब का। क्लास्टरा साहब, ये जो सारा टेम्परेचर है, ये आप क्या समझते हैं, इसमें सोशल मीडिया का रोल नहीं है? ये हेल्दी रोल मैं समझता हूँ, लेकिन बात वही जो नाज बलोच साहब कह रहे हैं कि अगर इसको डिबेट की तरह लिया जाए, अगर आप ये बहस को आगे लेके चलें, गाली गलौज से अवॉइड किया जाए, तो ये बहुत खूबसूरत फोरम है। मैं खुद इसको एंजॉय करता हूँ, लोगों को स्टोरी डालते हैं, कमेंट डालते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे जाएं या व्हाटएवर, आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है। बाज़ दफ़ा इतने अच्छे ट्वीट्स का आपको जवाब आता है, आपको फेसबुक पे आप जाकर डिस्कशन करते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ हो रहा है कि पाकिस्तान के इस नौजवान यूथ को, और ये सब पार्टी में मौजूद हैं, मैं आप PTI की नहीं बात कर रहा हूँ, नवाज लीग के बहुत सारे लोग हैं, वो भी वायलेंट होते हैं, वो भी अब्यूजिव हो रहे हैं। और जिस मैं सबसे मुश्किल काम जर्नलिस्ट का हो रहा है, मीडिया पर्सन का हो रहा है कि आपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ क्लास्टरा साहब और नाज बलोच साहिबा, क्योंकि वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। ये एक बहस है जो चलती रहेगी कि सोशल मीडिया मुस्तकबिल में उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का असर सियासत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज के साथ और नए एनालिसिस के साथ। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।